Good morning, everybody. I welcome you on Notes for India. Today, we are going to discuss a very important law, that is POSH Act 2013, which stands for Prevention of Sexual Harassment. So, this article is written by Mahima Duggal ma'am. She writes about the negatives, या फिर what all improvements are required in current act. Why? Because the article's title mentions it very clearly that a landmark law in 2013, it needs a spine in 2025. So there might be some loopholes or improvements that are required in the current law that we will be discussing. So if you don't know about POSH Act, I'll suggest you that you should firstly get the basics from some video so that we'll be able to understand कि okay ये POSH Act इसके बारे में था, and then in this video we are just talking about the criticism part कि what all improvements can be done, what all changes can be made in the law. Okay, so let's get started. Firstly, as I mentioned, sexual harassment of women at workplace एक्ट 2013, इसी को ही पॉश एक्ट भी कहा जाता है. ओके, सो यहाँ पे मैंने पूरा एडिटोरियल जो है हाईलाइट कर दिया है. इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, दैट यू कैन गेट इट फ्रॉम आवर टेलीग्राम चैनल. ठीक है, नाउ जो हाईलाइटेड पार्ट है आई विल बी फोकसिंग ऑन दैट बिकॉज वही चीजें इंपॉर्टेंट है एंड विल बी एबल टू अंडरस्टैंड होल आर्टिकल इन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव वे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ये कहता है, while this outcome is being hailed as justice served, it also exposes the low conviction rate under POSH Act. सबसे पहले लूपहोल क्या हुआ? That there is low conviction rate. केसेस फाइल हो रहे होंगे बट जो रियल कन्विक्शन है वो बहुत कम हो रहे हैं. There can be issue on that. So the flawed idea of consent, what it talks about, एक्ट जो है ना वो सफर करता है फ्रॉम कंसेप्चुअल, यहां पे देखो आप क्लियरली मेंशन्ड है, conceptual and procedural flaw. This means in this law there is loophole with the consent part, that is a conceptual part and a procedural part. Conceptual part क्या होता है कि कोई भी एक्ट को बनाया गया है तो उसको किस बेसिस पे बनाया है, सो दैट इज द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ इट. बट हो सकता है कि कॉन्सेप्ट तो ठीक था कि जिस कॉन्सेप्ट के लिए या फिर जिस बेसिक नीड के लिए हम लॉ को लेके आए थे, लेकिन प्रोसीजर जो होता है ना, प्रोसीजर में हो सकता है दैट देयर माइट बी सम लूप, तो उसका भी लोग मिसयूज करते हैं. तो कई बार क्या होता है, दो चीजें हमें पता चली कि कोई भी जो लॉ होता है, आई विल राइट इट हियर क्लियरली, एनी लॉ इज देयर, इट हैज बेसिकली टू पार्ट्स, इट इज फ्रेम्ड ऑन टू पार्ट्स. वन इज कॉन्सेप्ट एंड वन इज प्रोसेस या फिर प्रोसीजर. सो देयर माइट बी इशू विद कॉन्सेप्ट और देयर माइट बी इशू विद प्रोसीजर. प्रोसीजर में इशू में क्या होता है कि सपोज प्रोसीजर में लिखा हुआ था दैट पुलिस को इतने टाइम तक रिपोर्ट देनी होगी या फिर इतने टाइम तक डिटेंशन होगा या फिर कन्विक्शन रेट इतने तक होना चाहिए, लेकिन वो प्रोसेस फॉलो नहीं हो रहा है अच्छे से. कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा है कि हाँ हमें वुमेन का सेफ्टी के लिए ध्यान रखना है, प्रिवेंशन ऑन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट होना चाहिए, चेक होना चाहिए प्रॉपरली, तो कॉन्सेप्ट तो अच्छा है बट प्रोसेस में फ्लॉ है. लेकिन यहां पे दोनों बात कह रहे हैं कि जो एक्ट है वो दोनों से सफर करता है, फ्रॉम कंसेप्चुअल एंड प्रोसीजरल फ्लॉज. आगे समझते हैं कैसे. सो इट टॉक्स अबाउट कंसर्न एंड बट नॉट इन्फॉर्म्ड कंसर्ट. ठीक है, कंसर्ट की बात कर देता है लेकिन वो इन्फॉर्म्ड कंसर्ट की बात नहीं करता है. यानी कि डिस्टिंक्शन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि फर्क क्या होगा कंसेंट और इन्फॉर्म्ड कंसेंट में, ये क्लियरली इन्होंने मेंशन किया है. Consent loses its meaning when obtained through manipulation or incomplete knowledge. This is the problem with this act. Consent कह दिया, सिर्फ consent word कह दिया, अब उसको जब आप मैनिपुलेट करते हो ना तो उसका कहीं का कहीं मीनिंग निकल जाता है. एंड लॉ इज टोटली बेस्ड ऑन इंटरप्रिटेशन एंड इट्स टोटली बेस्ड ऑन इंटरप्रिटेशन, राइट. तो इसीलिए कहा गया है कि इसको सिर्फ कंसेंट की बात नहीं करनी पड़ेगी, इट शुड टॉक अबाउट इन्फॉर्म्ड कंसेंट. तो वो डिस्टिंक्शन बहुत जरूरी है. अगला क्या है, लॉ डज नॉट अकाउंट फॉर सच इन्फॉर्म्ड कंसेंट, इग्नोरिंग हाउ एजुकेटेड परपेट्रेटर्स एक्सप्लॉइट ट्रस्ट, अथॉरिटी एंड इंफॉर्मेशन एसिमेट्री. तो ये कहना चाहते हैं कि जो कंसेंट होता है ना वो मीनिंग कैसे लूज करता है, क्योंकि होता क्या है कि विद इन वर्क प्लेस एंड एकेडमिक सेटिंग
ठीक है, कॉलेजेस हो गए, स्कूल्स हो गए, relationships may initially appear consensual, but when emotional manipulation or power imbalance surfaces, later the earlier consent becomes invalid, right? So what a woman experiences then is not only harassment but also betrayal. यानी कि कंसेंट पहले तो जो उसका मीनिंग था वो तो अलग था, लेकिन होता क्या है कि जब आप कॉलेज में होते हो या फिर कहीं पे भी वर्क प्लेस पे होते हो, नाउ यू आर सीनियर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, हो सकता है कि ऊपर से कोई प्रेशर आया एंड फिर पता चला कि अच्छा वो तो कंसर्न ही काउंट हो जा रहा है, बट रियल में क्या है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कंसेंट तो ठीक है, इन जनरल वी कैन यूज इट। तो इसीलिए क्या है कि येट द लॉ डज नॉट अकाउंट फॉर सच इन्फॉर्म्ड कंसेंट, इग्नोरिंग हाउ एजुकेटेड परपेट्रेटर्स एक्सप्लॉइट ट्रस्ट, अथॉरिटी एंड इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री, बिकॉज पीपल आर वेरी स्मार्ट नाउ। I don't know whether they know about law per se, about what Posh exactly say कि मेरे को कहाँ कहाँ पे punishments होंगी, लेकिन they play in the gray area. They know कि मैं अगर पर्सनली मिलूंगा तो क्या implication होगा, कॉल पे बात करूंगा तो क्या implication होगा, मैसेज पे करूंगा तो क्या implication होगा, so that's why they have derived a way out of it. लेकिन प्रॉब्लम ये है, नॉट एवरीबडी हैज डिराइव्ड अ वे आउट ऑफ इट, ओनली फ्यू आर देयर। उसकी वजह से क्या होता है दैट जो सबॉर्डिनेट लोग होते हैं, कलीग्स होते हैं, इट्स नॉट अबाउट वुमेन, इट्स अबाउट मेन ऑल्सो। सो सबॉर्डिनेट जो पीपल होते हैं या फिर जो ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सीधे होते हैं, उनको दे आर नॉट अवेयर अबाउट ऑल दीज सेटिंग्स, उनके लिए क्या होता है फिर लॉ जो है वो बैकफायर कर जाता है, बिकॉज दे डोंट नो द, दे डोंट गेट द अनड्यू अटेंशन, बिकॉज दे हैव प्लेड विद द लॉ। यानी कि कंसेंट और इन्फॉर्म्ड कंसेंट जो डिफरेंस दिखा रहे हैं वो इसीलिए फर्क पड़ जाता है कि बिकॉज पीपल आर वेरी एजुकेटेड एंड दे आर सो मैनिपुलेटिव दैट दे कैन प्ले विद द लॉ, राइट? So there has to be a clear distinction between concerned and informed consent. Okay, next. Emotional harassment that seems from deceitful or manipulative relationships also remain outside the act's ambit, because nobody can explain or say to me or prove it. Say तो ठीक है, but nobody can prove me that okay मैं emotionally harassed हुआ and this is a proof of it. There's no proof actually, because what for me what emotional harassment can be different for some other person and another person, right? But there has to be uh, you know मतलब लॉ के अंदर there should be some uh, what I can say. So in law, emotional harassment that has stem from manipulative relationship should be in the act's ambit. That has to be there. Next, when consent is obtained through fraud or emotional coercion, it should be treated as harassment. This is what they are saying. So they are supporting their argument, right? Next, the law is still bound to visible or explicit acts fails to address this subtle psychological form of exploitation. जैसे मैंने बताया कि फॉर मी साइकोलॉजिकली आई हैव बीन हरास्ड, आई कांट प्रूव इट एवरीवेयर, लेकिन हाँ फिजिकली जो दिख रहा है, विजिबल है, एक्सप्लिसिट है, उस पर लॉ ने जरूर बात करी है। सो देयर हैज टू बी अ मैकेनिज्म मेड इन लॉ जिससे कि ये पता कर सके कि अच्छा साइकोलॉजिकली भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है। नेक्स्ट, लिमिटेशन पीरियड ऑफ 3 months फॉर फाइलिंग कंप्लेंट्स, ये भी एक बहुत बड़ा लूपहोल है कि 3 महीने तक आप कंप्लेन कर सकते हो, उसके बाद में फिर उसका कुछ ज़्यादा वेटेज नहीं रहेगा। तो होता क्या है आइडली, whosoever is trying to commit such harassment activities, they are aware कि विद टाइम अगर इस बात को हम यहीं पे दबा देंगे, विद टाइम अपने आप ही उसका इफेक्ट कम हो जाएगा। इन्होंने आर्टिकल में आगे अच्छे से क्लियरली बताया भी है, लेकिन what they want to say, and very very important line is, justice should not come with an expiry date. This is very important. If I have faced harassment 2 years back, उसकी वजह से मेरी लाइफ इम्पैक्ट हो रही है, इट हैज़ टू बी ट्रीटेड लाइक दैट। इट शुड नॉट बी कि 3 महीने बाद मेरा हरासमेंट कम हो गया है एंड आई एम नॉट इम्पैक्टेड अकॉर्डिंग टू द लॉ, बट इट मीन्स अ लॉट टू समवन हु हैज़ बीन हरास्ड और मेंटली हरास्ड। Okay, so this is a very valid point that that we can take from this article. Next, accused is also a respondent and not an accused. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो स्मॉल लिंग्विस्टिक चेंजेस होते हैं ना, कि अक्यूज्ड इज कॉल्ड रिस्पोंडेंट, अक्यूज को अक्यूज्ड नहीं कहा जा रहा है। ऑब्वियस बात है, देयर माइट बी मेनी पीपल से कि हो सकता है कि वो गलत केस लगा दिया, स्टिल यू आर कॉलिंग हिम अक्यूज्ड, वो अलग चीज है, बट दे आर सेइंग कि अक्यूज्ड को रिस्पोंडेंट कहो।
ना कि अक्यूज्ड कहो। ओके, तो स्मॉल लिंग्विस्टिक चेंजेस से भी बहुत फर्क पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि व्हाई शुड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉलेज और ऑफिस मेक इट सीम्स लेस ग्रेव। मतलब कि आउटसाइड वर्क प्लेस अगर आप सेम कॉन्डक्ट करोगे तो वो क्राइम की तरह कॉन्स्टिट्यूट होता है, लेकिन आप अगर अंदर करते हो तो वो ग्रेव क्यों नहीं है? बिकॉज लैंग्वेज मैटर्स। यस, एग्जैक्टली, ये चीज जो यहाँ लिखी है ना, लैंग्वेज मैटर्स। इसीलिए लिंग्विस्टिक चेंजेस करना बहुत जरूरी है कि आप कंसर्ट की जगह इन्फॉर्म्ड कंसेंट वाला वर्ड यूज करो। उसके अलावा फिर आप ये जो है ना यहाँ पे अक्यूज की जगह रिस्पोंडेंट वर्ड यूज करो, राइट? So by softening the label, law normalizes a violation that causes deep psychological trauma. ठीक है। नेक्स्ट, वेग जो डेफिनेशंस है ना लॉ में, वो शिफ्ट कर देती हैं बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन टू द वुमेन इटसेल्फ। अब जो हरास हुआ है वही प्रूफ करो। ये आप और भी देखोगे जब हम लोग डिस्कस करेंगे, चाहे वो एनडीपीएस एक्ट हो, राइट, जिसमें कहते हैं ना कि वो भी नहीं मिलती है, बेल भी नहीं मिलती, बहुत डिफिकल्ट होता है। या फिर एनडीपीएस के अलावा फिर नार्कोटिक्स वाला है, पोटा टाटा, ये जो सारे रहते हैं। तो इन सब में दिक्कत क्या है कि बर्डन ऑफ प्रूफ में लेकर के चैलेंज होता है। अब बर्डन ऑफ प्रूफ अगर मान लो कि आपने कोई सजा करी, आपने कोई मिस्टेक करी है, या फिर आप ने कोई मिस्टेक करी है और आपको ही प्रूफ देना है कि आपने मिस्टेक करी है। अब इसमें दिक्कत क्या है? वट एवर प्रूफ यू विल गिव, इट डिपेंड्स ऑन द अदर अथॉरिटी, राइट? हायर अथॉरिटी की उसको वो मानना ही नहीं मानना है। बर्डन ऑफ प्रूफ आप तो दोगे कि नहीं मैंने कुछ नहीं किया है। तो ये भी एक बड़ा लूप होल है कि जो वेग डेफिनेशंस है ना, अब वो, बट ऑब्वियस है कि व्हेन वी विल बी रीडिंग लॉ सेक्शन बाय सेक्शन प्रॉपर्ली तब समझ आता है। बट अभी के लिए कहीं पे भी अगर वहां पे वेग डेफिनेशंस है तो उसका बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो सारा का सारा वुमेन पे चला जा रहा है। ये भी एक गलत चीज है। इन मोस्ट जेन्युइन केसेस हरासमेंट इज नॉट सिंगल एक्ट बट बिहेवियरल पैटर्न। ये भी डेफिनेटली होता है कि ऑब्वियसली बात है, हरासमेंट कोई ऐसा नहीं है ना कि आपने कोई पत्थर मारा कि एक दिन में आया पत्थर मारा हो गया हरासमेंट, नहीं। पीपल आर बिहेवियरल चेंजेस आपको दिखेंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मतलब व्हेन यू रीड अबाउट माइंड साइकोलॉजी देन यू विल अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। वहाँ पे बहुत अच्छे से बताया जाता है कि न्यूरॉन्स के कनेक्शंस कैसे होते हैं, बॉडी आपके कैसे रिएक्ट करती है, स्ट्रेस कैसे रिलीज हो रहा होता है या फिर स्ट्रेस इंक्रीज कैसे हो रहा होता है, ये सारी चीज़ों पे बात है। So there should be ways to assess behavioral conduct that anonymous feedback or corroborative testimony, right? Obviously बात है, see all these things are very difficult to do on field, लेकिन yes we need to ponder about them because आजकल क्या है कि टेक्नोलॉजी आ गई है, so we can incorporate technology with such psychological tests, where we can check the behavioral conduct और फीडबैक वगैरह हम आप ये सारी चीज़ें हम ले सकते हैं। नेक्स्ट, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स एंड एक्नॉलेजिंग इनफॉर्मल नेटवर्क शुड बी पार्ट ऑफ द प्रोसेस। ऑब्वियसली बात है। अच्छा, ये जो लाइन है ना, वेन एवर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, तो आप ये कहीं पे भी लिख सकते हो कि रीडिंग बिटवीन द लाइन्स एंड एक्नॉलेजिंग द इनफॉर्मल नेटवर्क शुड बी सोल प्रायोरिटी। नाउ, नो क्लैरिटी ऑन इंटर इंस्टीट्यूशनल कंप्लेंट्स, एक्ट इज ऑल्सो साइलेंट ऑन इंटर इंस्टीट्यूशनल कंप्लेंट्स। यानी कि अब होता क्या है कि अक्यूज पर्सन, मान लो कि कोई एक ऐसे कह लेते कि यूनिवर्सिटी है, उसके 2-3 जगह ब्रांचेस हैं, एक जयपुर में है, एक दिल्ली में है और एक कहीं रांची में है। अब होता क्या है कि अगर उसका यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो गया है इंटर इंस्टीट्यूशन में, तो व्हेन अक्यूज पर्सन मिसकंडक्ट स्पैन्स डिफरेंट कैंपसेस देयर इज नो मैकेनिज्म टू कनेक्ट और परस्यू दोज केसेस जॉइंटली। अब यहाँ से यहाँ चला जाता है तो फिर यहाँ वाले सोचते रहते कैसे करें, यहाँ वाले के लिए कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं। यानी कि एक जॉइंट कोऑर्डिनेशन में एक ऐसा एफर्ट बनना चाहिए जो कि एक सेंट्रली मैकेनाइज्ड एक सेटअप होगा जो बात करेगा इन सारी चीज़ों में। ठीक है। फॉर अ वुमेन लॉजिकल कंप्लेन itself a battle fought after intense internal struggle, but obvious instead of relief she faces procedural delays, institutional hesitation, ये भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। नाउ, द प्रोसेस मेंट टू डिलीवर जस्टिस ऑफन री-traumatize them। ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये इट्स नॉट ओनली अबाउट पॉश, इट इज़ अबाउट इवन अ पर्सन, इवन अ एजेड पर्सन फाइटिंग फॉर हिज पेंशन और हर पेंशन। बहुत बार आपने केसेस देखे होंगे दैट आफ्टर 50 years of service, after 30 years of service, they are finally getting the pensions. But nobody talks about that. Okay, those 30 years were so traumatizing effect on that person. हेल्थ उनकी डाउन हो गई, सब कुछ हो गया, केस लड़ते लड़ते घिस गए, लेकिन एंड में जस्टिस मिल भी गई। तो वही बात कही जाती है कि द प्रोसेस मेंट टू डिलीवर जस्टिस ऑफन री-ट्रॉमेटाइज देम। रिमेंबर दिस। एंड perfect example is Shah Bano case. Do read about it. Now,
द डिजिटल एविडेंस डिलेमा। अच्छा, ये जो बीच बीच में मैं केसेस बता रहा हूँ ना आपको, आप मेक श्योर करो कि हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, दैट इज नोट्स फॉर इंडिया। यू विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन इन बिट्स एंड स्पीसीज देयर ऑल्सो, bits and pieces there. And also please don't forget to hit subscribe button and press bell icon, because ऐसी वीडियोस हम बहुत सारी ला रहे हैं। और हमारी एक अक्टूबर की करंट अफेयर्स की क्विज की सीरीज चल रही है, जिसकी प्लेलिस्ट आप हमारे चैनल में देख सकते हो। रेगुलरली वी आर अपलोडिंग वीडियोस एंड बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में हम क्विज को कंप्लीट करवा रहे हैं, सो दैट आप अगर इफ वी आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज, मेजरली वो सिविल सर्विस के लिए है, लेकिन यू विल बी गेटिंग बेनिफिटेड बाय यूजिंग द सीरीज। जो अगर इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर स्टेट सर्विसेज, बीट RAS, UPPCS, BPSC बिहार वाला, और या फिर आप अगर NDA, CDS, UPSC, CAPF जो भी दे रहे हो, उन सब में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं कि तो डिजिटल एविडेंस डिलेमा क्या है। मैसेजेस कैन वैनिश, जो मैंने आपको बताया कि मैसेजेस वगैरह में जो होता है वो वैनिश कर देते हैं, उसकी वजह से फिर कोई प्रूफ नहीं बचता है। आगे चलते हैं। इट मस्ट द लॉ इज नॉट अडॉप्टेड टू द डिजिटल रियलिटी, यानी कि टेक्नोलॉजी के साथ में हमें अलाइन करना पड़ेगा चीज़ों को। इट मस्ट इंक्लूड अपडेटेड डेफिनेशंस, क्लियर प्रोटोकॉल्स फॉर हैंडलिंग डिजिटल एविडेंसेस, मैंडेटरी ट्रेनिंग फॉर कमिटी मेंबर्स। तो डिजिटली बहुत चीज़ होनी चाहिए। विमेन रिलाइड ऑन इनफॉर्मल नेटवर्क्स टू वॉर्न ईच अदर अबाउट अनसेफ इंडिविजुअल्स, राइट। अभी तक क्या होता है कि कुछ भी किसी ने बता दिया तो हमें पता रहता है, बट हमें कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि जिसे पता रहे कि नहीं है दिस पर्सन इज अ रेड फ्लैग फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन, राइट। Next, whisper system exists precisely because the formal mechanism often failed them, right? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पॉश एक्ट वॉज माइलस्टोन व्हेन इनैक्टेड इन 2013, बट डेकेड लेटर नीड्स स्ट्रेंथनिंग, बट ऑब्वियस है। और ये एक बहुत ही अच्छा वे फॉरवर्ड यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने जो ग्रीन से हाईलाइट किया है। द क्लियरर लैंग्वेज, लॉन्गर टाइमलाइंस, रिकॉग्निशन ऑफ इमोशनल एंड डिजिटल अब्यूज एंड स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टिगेशन टूल्स को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। Next, justice should not depend on victims' endurance or committee's discretion. Okay, it must be built into structure of law itself. Until that happens, the protection promised by POSH Act will remain more symbolic than real. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि सिर्फ आप सिंबॉलिकली ही करते रहोगे कि हाँ जी हमारे एक्ट में ये है, फलाना है, लेकिन आप रियल में कभी भी उसको नहीं इम्प्लीमेंट कर पाओगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द आर्टिकल। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। डू टेक नोट्स ऑफ इट। आपको अगर इसका PDF चाहिए, यू कैन जॉइन अ टेलीग्राम चैनल, and in the end, please don't forget to hit subscribe button and press bell icon. Thanks a lot. Thank you.